वेलकम टू शान क्लासेस। आज बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर 3 के पार्ट 2 की, जिसमें हम पढ़ेंगे रिटर्न टू फैक्टर एंड रिटर्न टू स्केल। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर रिटर्न टू फैक्टर की। तो रिटर्न टू फैक्टर में कहता है कि रिटर्न टू फैक्टर स्टेट दैट टोटल प्रोडक्शन कैन बी चेंज्ड, यानी टोटल प्रोडक्शन कैन बी चेंज्ड with the help of वेरिएबल फैक्टर ओनली। यानी कि रिटर्न टू फैक्टर एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर टोटल प्रोडक्शन चेंज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल फैक्टर ओनली। जो चेंजेबल फैक्टर होते हैं उनके चेंज होने पर या उनकी हेल्प से रिटर्न टू फैक्टर यहाँ पर चेंज हो जाता है रिटर्न फैक्टर के अंदर टोटल प्रोडक्शन, जिसके वजह से आपका प्रोडक्शन लेवल जो होता है वो एक तरीके से वेरिएबल फॉर्म में हो जाता है। जैसे बात करते हैं यहाँ पर कोई भी प्रोडक्शन हम कर रहे हैं यहाँ पर छोटे समय के लिए, तो छोटे समय का जो प्रोडक्शन होता है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, तो वहाँ पर वेरिएबल फैक्टर का ही इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब बात करते हैं रिटर्न टू स्केल की। तो रिटर्न टू स्केल स्टेट दैट टोटल प्रोडक्शन कैन बी चेंज्ड विद द हेल्प ऑफ बोथ फैक्टर। यहाँ पर क्या होता है कि टोटल प्रोडक्शन चेंज होता है लेकिन दोनों फैक्टर के वजह से। जैसे यहाँ पर दोनों फैक्टर की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर होते हैं, एक वेरिएबल फैक्टर होता है और एक फिक्स फैक्टर होता है। तो इन दोनों फैक्टर की वजह से यहाँ पर चेंजेस होते हैं। फिर बात करते हैं इट इज़ एप्लीकेबल इन शॉर्ट रन पीरियड। रिटर्न टू फैक्टर होता है वो छोटे पीरियड के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, बट रिटर्न टू स्केल इन लॉन्ग रन पीरियड। रिटर्न टू स्केल जो होता है वो लंबे समय के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, फिर यानी कि अप्लाई होता है। इसके बाद बात करते हैं स्केल ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज। प्रोडक्शन का जो लेवल है यानी काम करने का जो तरीका है वो यहाँ पर चेंज नहीं होता है, क्योंकि छोटे समय के लिए होता है, एक टेक्निक बना दी जाती है, उसी टेक्निक के हिसाब से यहाँ पर काम किया जाता है। बट रिटर्न टू स्केल में दोनों फैक्टर होते हैं, फिक्स फैक्टर भी होता है, तो इस वजह से यहाँ पर स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो होता है यहाँ पर चेंज हो सकता है, क्योंकि बड़े लेवल पे क्या होता है प्लानिंग अलग अलग तरीके से की जाती है, जिसके वजह से यहाँ पर चेंजेस आ जाते हैं। तो ये तो था डिफरेंस रिटर्न टू फैक्टर और रिटर्न टू स्केल के बीच में। अब बात करते हैं यहाँ पर हम किस चीज़ की, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता क्या है, तो इसकी एक स्टेट दैट होता है, जैसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट दैट एज वी यूज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर लाइक लेबर with fixed factor in total physical product increase at increasing rate and marginal product जो आपका वो भी इंक्रीज होगा। यानी कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर क्या कंडीशन होती है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर क्या होता है यहाँ पर कि यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर के साथ साथ फिक्स फैक्टर का भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर भी यूज़ किए जाते हैं, जिससे कि हमारा जो फिज़िकल प्रोडक्ट है वो बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब टोटल फिज़िकल प्रोडक्ट बढ़ता है तो यहाँ पर मार्जिनल फिज़िकल प्रोडक्ट भी बढ़ता रहता है। हमने कल भी पढ़ा था इसके बारे में डिफरेंस, यानी कि टीपीपी एज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट व्हेन एमपीपी ऑल्सो इंक्रीजिंग। यानी टीपीपी बढ़ता रहेगा तो एमपीपी भी यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो इस तरीके से लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर कंडीशन होती है। वेरिएबल फैक्टर की बात करें तो लाइक लेबर, और उसके साथ फिक्स फैक्टर काम करे जैसे लैंड मशीनरी, तो उसको यहाँ पर कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, एक टीपीपी और एमपीपी के बीच में रिलेशन बनता है। टीपीपी बढ़ता है तो एमपीपी भी बढ़ता है। जब कहता है कि टीपीपी इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट तो एमपीपी ऑल्सो इंक्रीजिंग, और एमपी जब टीपीपी यहाँ पर क्या होता है मैक्सिमम हो जाता है, एमपीपी ज़ीरो हो जाता है, और जब टीपीपी जब नेगेटिव यानी फॉलिंग में आ जाता है, सॉरी नेगेटिव में ना जाके फॉलिंग में आ जाता है, नीचे गिरने लग जाता है, तो एमपीपी वहाँ पर
नेगेटिव पॉइंट पे भी पहुंच जाता है। इस तरीके से हमने कल भी रिलेशन पढ़े थे और इसमें भी आज यही चीज़ें बताई गई हैं। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर फेस 1 की। फेस 1 का है इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर के अंदर फेस 1 है हमारा, 3 फेस पढ़ेंगे हम यहाँ पर। फेस 1, फेस 2 एंड फेस 3। पहले फेस में क्या कहता है कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, यानी कि इट स्टेट दैट टीपीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, एमपीपी ऑल्सो इंक्रीजिंग। यहाँ पर कौन सी कंडीशन आ जाएगी, टीपीपी इंक्रीजिंग, तो एमपीपी भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर ये कंडीशन आ जाएगी। सेकंड पॉइंट में क्या कहता है, डिमिनिशिंग रेट, यानी फेस 2 क्या कहता है, डिमिनिशिंग, यानी पीपीपी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर टीपीपी जब बढ़ेगा डिमिनिशिंग रेट से तो एमपीपी भी डिमिनिशिंग रेट से ही बढ़ेगा, लेकिन पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव में नहीं जाएगा। यानी कि टीपीपी इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट व्हेन एमपीपी ऑल्सो इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट बट पॉजिटिव होगा, लेकिन क्या, पॉजिटिव। इसके बाद बात करते हैं फेस 3 की, नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। ये एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पर टीपीपी फॉलिंग में चला जाता है, यानी नीचे की तरफ आ जाता है, तो एमपीपी भी वहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट पे पहुँच जाता है। मैंने कल भी बताया था, यहाँ पर ग्राफ में समझाया था। ये टीपीपी है, सपोज टीपीपी ऐसे गया और ये मैक्सिमम पॉइंट है टीपीपी का, और ये आ गया आपका नीचे। किस सेंस में जा रहा है, ये नेगेटिव में ना जाके फॉलिंग में जा रहा है। ये फॉलिंग में जा रहा है, यानी नीचे की तरफ जा रहा है टीपीपी, तो एमपीपी क्या इसके साथ बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो नीचे की तरफ ऐसे पहुंच जाता है। तो इस तरीके से ये हो जाता है हमारा नेगेटिव। तो इस तरीके से कल भी हमने ग्राफ में समझाया था, ये होती है हमारी 3rd स्टेज। तो इस तरीके से हमारा फेस 1, फेस 2 और फेस 3 था, जिसको हमने एक एक सिस्टम वाइज समझा। अब हम बात करते हैं अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। क्या क्या अजम्पशंस होती हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन की। तो बात करते हैं यहाँ पर अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। assumption of law of variable proportion। क्या assumptions होती हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन की, ये हम पढ़ेंगे। तो assumptions ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के अंदर यहाँ पर कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है इसका, फर्स्ट पॉइंट में क्या कहता है यहाँ पर, इट इज़ एप्लीकेबल इन शॉर्ट रन पीरियड। ये तो हमने पहले ही बताया, लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन के अंदर यही होता है कि शॉर्ट रन पीरियड होता है, यानी कि इट इज़ अवेलेबल फॉर शॉर्ट रन पीरियड। सेकंड पॉइंट होता है यहाँ पर ओनली वेरिएबल फैक्टर चेंज, नो चेंज इन फिक्स फैक्टर। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट है, यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर चेंज होंगे, यहाँ पर चेंज नॉट फिक्स फैक्टर, यानी कि वेरिएबल फैक्टर तो चेंज होंगे लेकिन फिक्स फैक्टर यहाँ पर चेंज नहीं होंगे। फिर बात करते हैं यहाँ पर थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट में क्या बोलता है, नो चेंज इन प्रोडक्शन टेक्निक, नो चेंज इन प्रोडक्शन टेक्निक, यानी कि प्रोडक्शन टेक्निक में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर, इट इज़ अज्यूम दैट ऑल वेरिएबल फैक्टर आर इक्वली एफिशिएंट। जितने भी वेरिएबल फैक्टर्स हैं यहाँ पर, वेरिएबल्स फैक्टर आर इक्वली एफिशिएंट, सभी बेहतर तरीके से एक ही समय में अच्छे तरीके से इस्तेमाल करे जाएंगे। यहाँ पर ये चीज़ भी यानी एज्यूम करी जाएगी, ये चीज़ भी हमें यहाँ पर देखनी होती है। तो इस तरीके से हम बात करते हैं अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न।
अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न को किस तरीके से दिखा सकते हैं यहाँ पर एमपीपी को, तो यहाँ पर बात करते हैं, क्या कहता है कि एमपीपी, तो क्या बताना है हमें यहाँ पर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न के अंदर हम क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर, कि कह रहा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न डैट टोटल फिजिकल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट देन मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑल्सो डिमिनिशिंग बट पॉजिटिव। यही चीज़ हमें ग्राफ में और टेबल में इसको शो करके दिखाना है। तो हम टेबल कुछ इस तरीके से मेंटेन करेंगे इसकी। ये हो गया आपका यूनिट, ये हो गया आपका एमपीपी, 1 2 3 4 5। जब यूनिट 1 थी तो एमपीपी 10 था, फिर 8 आया, फिर 6 पे आया, फिर 4 पे आ गया, फिर 2 पे आ गया। यानी कि एक तरीके से क्या हो गया, डिमिनिशिंग रिटर्न, यानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉइंट पे नहीं गया है। तो इसका हम ग्राफ कुछ इस तरीके से बना सकते हैं यहाँ पर। इस तरीके से इसका हम कुछ ग्राफ मेंटेन कर सकते हैं नंबरिंग के हिसाब से। इसको पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट लगा के इसके ऊपर हम यहाँ पर डॉट डॉट करके इसको शो कर देंगे। इस तरीके से इसका ग्राफ मेंटेन हो जाएगा। यानी कि हम तो इस तरीके से बना रहे हैं, लेकिन हमें रूल्स के हिसाब से बनाना होता है। जैसे ये हमारा एमपीपी हो जाएगा, ये यूनिट हो जाएगा। कह रहा है कि जब यूनिट 1 थी तो एमपीपी हमारा कितना था, 10 था। तो इस तरीके से हम इसको हम मेंटेन कर सकते हैं। यूनिट 1 पे 10 का एमपीपी, इस तरीके से हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली एग्ज़ाम में क्या करना पड़ेगा, आपको स्केल का यूज़ करके एक प्रॉपर फॉर्म में इसको बनाना पड़ेगा। फिर बात करते हैं यहाँ पर कॉजेज़ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। नेक्स्ट पॉइंट, कौन कौन से कारण हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर के, तो कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। तो पहला कॉज है इसमें, कॉजेज इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर के अंदर पहला कॉज है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। अगर जो हमारा फैक्टर प्रोडक्शन है उससे बदले हमें जो मिल रहा है प्रोडक्शन बहुत अच्छा मिल रहा है, तो इसके क्या रीज़न है जिसकी वजह से हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर आ रहा है। यानी कि जो फैक्टर प्रोडक्शन है उससे हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न यानी बढ़ के हमें वापस मिल रहा है, हर चीज़ पैसा हमें प्रॉफिट में मिल रहा है। तो इसका क्या सेंस है कि पहला सेंस इसका ये कारण कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, यानी कि मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, इनका जो इस्तेमाल हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है, यानी कि बेस्ट सूटेबल तरीके से। सेकंड पॉइंट है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर का भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर बेटर कोऑर्डिनेशन, बेटर कोऑर्डिनेशन है किसके बीच में, बिटवीन फैक्टर के बीच में, यानी वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर तरीके से किया जा रहा है, जिसके वजह से प्रॉफिट हमें इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर के सेंस में मिल रहा है। एंड लास्ट है वॉल्यूम डिस्काउंट। वॉल्यूम डिस्काउंट का मतलब होता है इट इज़ दैट डिस्काउंट विच गिवन बाय सेलर ऑफ ए रॉ मटेरियल फॉर द परचेसर ऑफ रॉ मटेरियल इन बल्क क्वांटिटी। जब एक परचेसर सेलर से बल्क क्वांटिटी में कोई भी सामान खरीदता है और उसे डिस्काउंट बहुत अच्छे लेवल पे दिया जाता है, तो उसे वॉल्यूम डिस्काउंट कहा जाता है, जिसके वजह से हमें सस्ते रेट में प्रोडक्शन मिल जाता है। तो सस्ते रेट में प्रोडक्शन होगा, यानी कि रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा तो प्रोडक्शन भी हमारा सस्ते रेट में होगा, जिसके वजह से हमें प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं कॉजेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर।
तो कॉजेज़ ऑफ नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर के क्या रीज़न है ये हम देखते हैं। अभी तक बात करते हैं हम पॉजिटिव की, अब बात करते हैं नेगेटिव की। कॉजेज़ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, अब बात करते हैं यहाँ पर कॉजेज़ ऑफ नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। तो कॉजेज़ ऑफ नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर के क्या क्या रीज़न्स है ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम टॉपिक के बारे में लिख लेते हैं यहाँ पर, कॉजेज़ ऑफ नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। तो कॉजेज़ ऑफ नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर का फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। ज़्यादा ही फिक्स फैक्टर का इस्तेमाल करने से भी नुकसान होता है। यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, यानी कि ओवर यूटिलाइजेशन अगर आप फिक्स फैक्टर का करते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि जितनी ज़रूरत है हमें उतना ही ज़्यादा यहाँ पर करना होता है। ठीक है। और दूसरा है फिर यहाँ पर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ फैक्टर, यानी कि आपको उससे अच्छा कोई ऑप्शनल मिल नहीं रहा है यहाँ पर तो भी प्रॉब्लम है, यानी कि जो सामान है वो उसमें हमारी मजबूरी के हमें उसे ही यूज़ करना है, तो सब्स्टिट्यूशन अच्छा नहीं मिल रहा है तो वो भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे कोई रॉ मटेरियल महंगा हो जाता है तो उसका ऑप्शन में कोई दूसरा नहीं मिल रहा है तो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन की वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। ओवर क्राउडिंग हो जाए तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, ओवर क्राउडिंग हो जाए तो, क्योंकि ओवर क्राउड हो जाएगा, मान लो फैक्ट्री के सेंस बात करें या मार्केट सेंस में बात करें तो दोनों में ये है कि अगर हो जाएगा तो ना हम मार्केट में प्रॉपर तरीके से सामान पहुंचा पाएंगे, ना वर्क क्या बोलते हैं कंज्यूमर को टाइम पे प्रोडक्ट मिल पाएगा, ना वो हमसे फिर डिमांड करेगा हमारे प्रोडक्ट की। तो ये भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और फोर्थ है मैनेजमेंट प्रॉब्लम। इन सबको चलाने के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैनेजमेंट का ही हो जाता है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगर हम किसी चीज़ को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे पार्ट 3 में रिटर्न टू स्केल की। थैंक यू।